नमस्कार, जय हिंद। यूपीएसआई, जी हाँ, पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था एक ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है, इसके बिना रिजल्ट नहीं होगा। अगर इसको आपने हल्के में लिया तो समझिए कि नुकसान होना तय है। ये बहुत अहम विषय है और इस पर पकड़ बनाना आसान है अगर उसको अच्छे ढंग से पढ़ा जाए तो। इससे पहले एक वीडियो में उपलब्ध करा चुका हूं। लगभग 15 से 20 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। इन 40 प्रश्नों में 15 से 20 प्रश्न केवल और केवल भारतीय संविधान यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रश्न रहेगा। तो इसको हम ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न के माध्यम से आपको करा रहे हैं, जिसमें कुछ प्रश्न मैं शामिल कर रहा हूं जो पिछली बार पूछा गया है या उससे पहले पूछा गया है। कुछ नए प्रश्नों को मैं शामिल कर रहा हूं और हम बिल्कुल डिटेल में बारीकी से देख रहे हैं ताकि एग्जाम में जहां से भी प्रश्न बने, अगर आप अच्छे से किए रहोगे तो मिस नहीं करोगे, छोड़ोगे नहीं। और बाकी आप लोगों के ऊपर है, अगर कमेंट करोगे तो मैं टॉपिक वाइज, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, है ना, या फिर डीपीएसपी या संविधान संशोधन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट पर एक अलग अलग वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कहोगे तो ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में अगर आप कहते हो तो सब्जेक्टिव में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। बारीकी से हम लोग समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार देता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा भी गया है। ये यूपीएसआई में यह प्रश्न पूछा भी गया है। 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 21, 12, 30, 14। अगर आपको कमेंट करना होगा इसका आंसर तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपका मुख्य फोकस जो होना चाहिए वो क्वेश्चन को सीखने में होना चाहिए। बहुत ज्यादा कमेंट उमेंट में समय मत बर्बाद करिएगा। आखिरी में अगर समय मिले तो कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में आपको बस ध्यान रखना है, यहाँ ज्यादा कमेंट के चक्कर में मत रहिएगा। आइए तो देखिए, 21 अनुच्छेद है, 12 है, 30 है और 14 है। अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय संविधान में आपको 2 अनुच्छेद विशेष रूप से 2 अनुच्छेद आपको विशेष रूप से दिखाई देता है। वह 2 अनुच्छेद कौन है? तो वह 2 अनुच्छेद जो है वह अनुच्छेद 29 और 30 है। वह 2 अनुच्छेद कौन है? तो वह 2 अनुच्छेद में एक तो है 29 और एक है 30। ये दोनों जो है यह अल्पसंख्यकों के लिए है। किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के लिए। बाकी इसमें 29 तो ऑप्शन है नहीं, तो बिल्कुल आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में कहता है और 29 में क्या कहता है? अल्पसंख्यकों का अधिकार 29 में भी आपको मिलेगा, 30 में, लेकिन 30 में जो मिलेगा, 30 में अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वो अपने शिक्षण संस्थान का संचालन करे, अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना करे, है ना। तो अनुच्छेद 30 में क्या है? अपने शिक्षण संस्थान का वो स्थापना कर सकता है। 30 में अल्पसंख्यकों से ही संबंधित है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। और 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण। जी हां, अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण है। और 30 में है भैया शिक्षण संस्थानों से संबंधित। पॉइंट नोट कर लीजिएगा दोनों। अब आते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है? तो अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं, इसी को कहते हैं जीने का अधिकार भी पूछ देता है, या जीवन का अधिकार पूछ देता है, ऐसे करके पूछ देगा। तो याद रखना है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सीधा आपसे पूछेगा कि भाई प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि भैया ये तो 21 में है। 12 में देखिए, 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 14 जान ही रहे हैं आप, समता का अधिकार, है ना, समता या समानता। 14 से 18 तक 18 के बीच है, तो ये हो जाएगा समता या समानता, ठीक है ना। 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में क्या है? इनको शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार। 12 में राज्य को परिभाषित, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता,
है ना। 21 के अगर का की बात करता तो उसमें है शिक्षा का अधिकार, 21 के का, लेकिन का की बात नहीं की गई है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। ये 29 और 30 ये केवल भारतीय को प्राप्त है। कभी कभी पूछता है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीयों को प्राप्त है मूल अधिकार में, तो देखिएगा 29 और 30 ये दोनों है। वैसे मैं पूरा लिख देता हूं, कंफ्यूजन क्योंकि होगा। देखिए 15, 16, 19, 29, 30 यह केवल भारतीयों को प्राप्त है, ठीक ना। यह है केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो यह देखिए ये भारतीय को प्राप्त है। बाकी 21 जो है वह विदेशियों को भी प्राप्त है ना। 14 भी विदेशियों को प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा इतनी बात, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लीजिए। केवल भारतीय को प्राप्त है भैया 15, 16, 19, 29, 30। आइए शेड्यूल कास्ट और देखिए SC ST की बात कर रहा सीधा सीधा। SC ST जो एक्ट था, अधिनियम था, यह किस वर्ष लागू हुआ? लागू अगर की बात करते हैं हम तो देखिए लागू तो हुआ था 1990 में। लागू हुआ था कब? ये 1990 में। लेकिन पारित की बात की जाए तो पारित ये हो गया था 1989 में, ये पारित हो गया था 3 जनवरी को। ध्यान दीजिएगा ये 3 जनवरी को लागू हो गया था। और ये पारित की बात करते हैं तो मतलब 1979 में ये पारित हो गया था। तो यहां पर आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। आइए भारत में कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्रदान किया गया है, विदेशी नागरिकों को नहीं? मैं अभी तुरंत बताया हूं कि 15, 16, 19, 29, 30। देखिए अगर ये आपको याद हो जाएगा, इसको रट लीजिए भाई। 15, 16, एक आ जाएगा बीच में 19 और 2 लास्ट वाला हो जाएगा 29 और 30, है ना, है ना। लास्ट तो 32 तक आपको मिलेगा, 12 से 35 तक, 32 नहीं 35 तक। यहाँ 15, 16 लास्ट में 19, 29, 30 और बीच में 19। ये केवल भारतीय को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। देखिए धार्मिक मामलों का अधिकार, विदेशी भाई वो अपना धर्म तो मान ही सकता है, यहाँ पाबंदी तो नहीं है, तो ये अधिकार तो उसको प्राप्त है। हमको क्या कह रहा है कि नहीं है, तो हमारे हिसाब से ये गलत हो जाएगा। गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 20 में है ना, गिरफ्तारी से संरक्षण, अपराध एवं दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, तो ये तो प्राप्त है ही क्योंकि ये अनुच्छेद 20 का भाग है। तो 20 तो यहाँ कहीं है नहीं, यानी कि यह भी गलत है। सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, अवसर की समानता, अवसर की समानता अनुच्छेद किसमें है? तो अवसर की समानता अनुच्छेद 16 पढ़े हैं ना, अवसर की समानता। तो 15, 16, 19, 29, 16 तो आ गया, 16 आ गया, यानी कि यह केवल भारतीय को प्राप्त है। अब भाई विदेशी आके कहेगा कि हमको यहाँ रोजगार में अवसर दीजिए, नौकरी में दीजिए, तो मिलेगा नहीं ना। तो ये जो है हमारा सही हो जाएगा, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 21 की बात करते हैं, तो इसमें 21 कहीं है जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि भैया ये जो है रोजगार में वो अगर मांगे कि हमको रोजगार में अधिकार दीजिए तो वो नहीं मिलने वाला है विदेशियों को। क्लियर है? चलिए आगे चले, हम आगे चलें, देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है भाई। चलिए तो 86वें संशोधन 2002 द्वारा संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया? देखिए मौलिक अधिकार की बात की जा रही है, यहां पर आपको ध्यान देना है। यहां पर मूल कर्तव्य में भी ये चीजें पढ़ने को मिलेंगी आपको, बाकी यहां पर समझिएगा मूल अधिकार की बात कह रहा है। 86वां संविधान संशोधन, सीधा आपसे एग्जाम में पूछता है कि भैया 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? यानी पिछली वीडियो में भी मैं ये पूछा था आपसे, अगर याद होगा तो, है ना। तो देखिए हमारी समर्थ विरासत का मूल्यांकन ये नहीं है मौलिक अधिकार में, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये अनुच्छेद 21 के क में आपको इस बात का उल्लेख मिल जाता है कि भैया राज्य जो है यह राज्य का कर्तव्य है, मतलब आपके पास ये अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष तक आपको राज्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा, है ना। अगर ऐसा नहीं कराता है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। पहले ये केवल अनुच्छेद कहां था? 45 में था, राज्य के नेतृत्व शक्ति में, जिसमें राज्य का ये कर्तव्य था। उस समय क्या था सिस्टम कि उस समय आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं, लेकिन अब ये मूल अधिकार हो गया है, तो मूल अधिकार होने की वजह से ये न्यायालय की शरण आप ले सकते हो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, ये ध्यान दीजिएगा।
सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा ये नहीं है, ये मूल अधिकार नहीं है, ठीक ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, कहाँ है, 6 से 14 वर्ष। मूल अधिकार की बात आती है तो मूल अधिकार आप जानते हो कि भाग किस भाग में है, भाग 4 का में है। मूल अधिकार भाग 4 में है। अनुच्छेद अगर बात करें तो इसके लिए केवल एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 के का। यह लिया गया है रूस के संविधान से, यह भी आप जानते हो। तो इतनी बातें आपको इसके बारे में पता है ना। मूल संविधान की अगर मैं बात करता हूं तो मूल संविधान में जो मूल कर्तव्य थे वह एक भी नहीं थे। मूल कर्तव्य जो थे मूल संविधान में वो 0 थे, है ना। फिर 42वां संविधान संशोधन, ध्यान समझिएगा, 42वें संविधान संशोधन ईस्वी की मैं बात कर लूं तो 42वें संविधान संशोधन 1976 है ना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जी हाँ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ये जोड़े गए। और संख्या कुल कितनी जोड़ी गई, तो कुल जो संख्या थी वो 10 जोड़ी गई। तो पहली बार 42वें संविधान संशोधन 1976 से 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। फिर एक आता है, देखिए 86वां संविधान संशोधन, इसमें मूल कर्तव्य में भी जोड़ा गया, मूल अधिकार में भी जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ, ईस्वी थी 2002। इसमें भी ये शिक्षा वाला इसमें भी जोड़ा गया। इसमें क्या जोड़ा गया कि भैया प्रत्येक नागरिक या अभिभावक का एक कर्तव्य होगा कि वो शिक्षा उपलब्ध कराएगा, है ना। तो ये जोड़ा गया और ये 11वां जोड़ दिया गया, ये 11वां जोड़ दिया गया। तो 3 पॉइंट, इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। चलिए आइए, राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? बहुत ही इजी है, 3/4/1952 ये राज्यसभा। अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो देखिए हम एक ट्रिक आपको बताते हैं, वो बहुत ही सरल ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? बहुत ही सरल। 79 अनुच्छेद, स से हो जाता है भैया संसद, स से क्या हो जाता है? संसद, ठीक ना। र से आपका देखिए आता है अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80, और ये हो जाता है राज्यसभा। ये क्या हो जाता है? राज्यसभा, सर, है ना, ये हो जाता है राज्यसभा। ला से आपका आता है लोकसभा, ला से क्या आता है? लोकसभा, ठीक ना, ला से आता है लोकसभा। और ये अनुच्छेद 81, देखिए 3 आपको मिल गया, एक अनुच्छेद 79 मिल गया जिसमें संसद है, अनुच्छेद 80 मिल गया जिसमें राज्यसभा है ना, अनुच्छेद 81 मिल गया जिसमें लोकसभा है। सरल 79, 80, 81। अगर बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में कुल संख्या जो है निर्धारित वह 250 है, 250 है ना। 250 को अगर आप 2 भागों में बांटोगे तो 238 और प्लस 12 का मनोनयन होता है, 12 का मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, 12 का क्या होता है? मनोनयन होता है। इतनी बातें कम से कम आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो ये हो गया 1952। चले आगे, आइए 10वीं अनुसूची संविधान में किस वर्ष जोड़ी गई? देखिए 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से। जी हां, दल बदल विरोधी कानून से। यह 52वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में यह संशोधन हुआ था। यह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित था, है ना। और यह किस अनुसूची में है? यह 10वीं अनुसूची में है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन यानी कि 5 दूना 10, आप ऐसे भी कर लेंगे, ठीक ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें दल बदल विरोधी कानून पास हुआ। क्लियर है? चले आगे, आइए। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन स्वचालित रूप से होती? हाँ, राज्यसभा की अध्यक्षता मतलब सीधा पूछ रहा है राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। राज्यसभा, हमने अभी राज्यसभा के बारे में चर्चा किया कि राज्यसभा जो है भैया
वह अनुच्छेद 80 में है। ठीक है सर, जान गए। राज्यसभा, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं कहते हैं। राज्यसभा के जो अध्यक्षता करता है ना, उसको सभापति कहते हैं, यानी कि राज्यसभा का वो सभापति होगा। अब सभापति तो कहीं उल्लेख नहीं है, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है। देखिए, इसके लिए दो अनुच्छेद आप पढ़ेंगे। एक आप अनुच्छेद 64 पढ़ेंगे। जब आप उपराष्ट्रपति पढ़ रहे होंगे तो 64 में भी इस बात का उल्लेख है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक ना। और फिर आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 89 में भी पढ़ेंगे एक बार कि भैया जो राज्यसभा का उपसभापति है वह कौन होगा? तो उपराष्ट्रपति होगा। सॉरी, उपसभापति नहीं, सभापति। जो राज्यसभा का सभापति होगा वह कौन होगा? तो उपराष्ट्रपति होगा। इसके बारे में आप इतनी बातें जान लीजिए। राज्यसभा का जो सभापति है वो कौन है? उपराष्ट्रपति। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। एक चीज और मैं बता दूं, जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी सदन में पारित हो सकता था विधेयक, है ना। किसी भी सदन में आप प्रस्ताव ला सकते हो, लेकिन उपराष्ट्रपति को अगर आपको हटाना है तब आपको कहां लाना होगा? तब आपको जो प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा में आपको लाना पड़ेगा, केवल राज्यसभा में। हालांकि बाद में जाएगा लोकसभा में, लेकिन शुरुआत आप यहीं से करोगे, राज्यसभा से करोगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। यहां से प्रश्न आ सकता है कि भैया राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां से शुरू कर सकते हैं? लोकसभा, राज्यसभा दोनों, है ना, या किसी से नहीं? तो याद रखिएगा, क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए ऐसा लिखा है। आइए, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य मैं बता ही चुका हूं। 51 के का अनुच्छेद भाग 4 के का सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976, 86वां संविधान संशोधन से 11वां जोड़ा गया, 42वां से 76 में 10 जोड़े गए थे। मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे ही नहीं, इसे रूस के संविधान से अडॉप्ट किया गया है, ग्रहण किया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, तो इतनी बातें आप मूल कर्तव्य के रूप में या फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में आपको पता चल गया, है ना। तो इसके लिए केवल एक ही अनुच्छेद है और वो है 51 के का, और भाग कौन सा है? तो भाग है 4 के का। ठीक, आइए, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी में कितने अनुच्छेद शामिल हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। समता या समानता, लोग कहते हैं 14 से 18, 4 को, यही होगा ना। 14 से 18, 14 से 18, ध्यान दीजिएगा। 14, 15, 16, 17, ये है समानता का अधिकार। कितना हो गया? 1, 2, 3, 4। यहां पर भले आपको लग रहा होगा कि ये बहुत इजी है, जब एग्जाम में आता है ना तो 14 से 18, 14, 4, 18, सीधा बच्चा 4 मारता है, सीधा 4 मारता है। यहां आपका दिमाग शांत है, बिल्कुल आप 5 मारोगे, परीक्षा हॉल में आप 4 मारोगे। लगता है कि यार 14, 4, 18, 4 बस, ये होता है। 14 में क्या है? 14 में है भैया समता का अधिकार, आप जानते ही है ना, समता। 15 में आपको कल भी बताया था, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी में 15.1 में ये है। 15.2 में है सार्वजनिक स्थलों पर इन आधारों पर रोका नहीं जाएगा। 15.3 में क्या था? महिलाओं को विशेष रूप से आरक्षण देने से रोका नहीं गया है। और 4 में क्या था? SC ST या पिछड़ा वर्ग वालों को भी आप एक्स्ट्रा फायदा देने से रोका नहीं गया है ना, उनके लिए भी अलग प्रावधान कर सकते हैं। तो ये 15, 1, 2, 3, 4 में 4 कम से कम इतना तो याद रखिए आप। ठीक। 16 में अवसर का, है ना, अवसर की समानता आप जानते ही हैं। 17 में अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का उन्मूलन। और 18 में उपाधियों का अंत। तो ये है समता का अधिकार में आता है। 4 अनुच्छेद आता है, इसमें 5 आता है, सॉरी, मैं भी देखिए एग्जाम में ऐसे ही गड़बड़ाता है आदमी। निर्देशात्मक नीति संहिता यानी कि DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में जिक्र किया ना कि अनुच्छेद 45 में यही था कि भैया राज्य जो है वह बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा, है ना।
लेकिन उसमें क्या था कि भैया आप उसमें नहीं जा सकते थे न्यायालय। अब ये 21 क्रम में आ गया है तो अब आप जा सकते हैं। तो निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा जो है वह निःशुल्क और अनिवार्य है, राज्य ऐसा करेगी। ठीक, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, राज्य के नीति निषेध तत्व की बात आई है तो ये भी प्रश्न पूछता है कि भैया ये लिया कहां से गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक ना। अगर पूछ दे कि भाई आयरलैंड ने कहां से लिया था, तो आयरलैंड वालों ने स्पेन से लिया था। ये ध्यान दीजिएगा, आयरलैंड वालों ने स्पेन से लिया गया था, स्पेन से लिया था। ध्यान दीजिए, नीति निषेध तत्व कितने से कितने अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये भारतीय संविधान के भाग कितने में है? तो ये भाग 4 में है। इतनी बातें आपको कम से कम ध्यान में रखना। क्लियर? क्लियर। आओ भाई, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता में कौन नहीं है? 4 विकल्प हैं। देखिए, 50 वर्ष से अधिक आयु का होना, कम से कम 5 वर्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहना, 10 वर्ष उच्च न्यायालय का वकील रहना, राष्ट्रपति के मतानुसार विशिष्ट न्यायविद होना। देखिए, जब आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता छाटेंगे ना, तो ये तीनों आपको मिलेगा। ये मिलेगा कि भैया राष्ट्रपति के नजर में वो न्यायविद हो, 10 वर्ष वकील रहा हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, 5 वर्ष तक वो कम से कम उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। ये तीनों है। कहीं भी अधिकतम आयु, न्यूनतम आयु का उल्लेख कहीं भी नहीं है कि भैया कि 50 साल का कम से कम होना ही चाहिए या 52 साल का होना ही चाहिए। तो ए ऑप्शन जो है वो गलत है और हमें गलत ही छांटना है, यानी कि हमारे हिसाब से जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात आई है तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में 2-3 अनुच्छेद मैं बताऊंगा, वो ध्यान रखिएगा। 124 तो जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट का गठन। ठीक ना। अब आ जाइए 127। 127 बहुत बार पूछा है तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश किस अनुच्छेद में? तो 127 में बताएंगे। पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह अनुच्छेद 129 में है। एक और पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? नहीं, 13 नहीं है, 137 है। 137 में अपने निर्णयों की समीक्षा वो कर सकता है। जैसे कोई फैसला दिया तो भाई उसका समीक्षा कर लेगा, कोई दिक्कत है क्या, गड़बड़ है क्या? तो ये कम से कम इतना 4 याद रखिएगा, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आइए, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए। देखिए, कभी कभी होता है कि जब बड़ा क्वेश्चन देखते हैं तो हड़बड़ाना, घबराना शुरू, ऐसा नहीं करना है। पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ोगे, आपको एकदम इजी आप कर लोगे कवर। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए। नाम पूछ रहा है, यहां तक तो कोई मतलब ही नहीं है। जिन्होंने क्या कहा है भैया, यहां से आइए। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। सीधा सा घुमाया है इसको। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। जब आप पढ़ोगे पॉलिटी का राज्य व्यवस्था वाला किताब तो उसमें सीधा यही है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घकालिक का मतलब कि लंबे समय सपना जो देखा था वही तो चीज पूछ रहा है। ये किसने कहा था? तो यह अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के द्वारा ऐसा कहा गया था। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के द्वारा ऐसा कहा गया था। एक प्रश्न और पूछता है कि किसने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है? परिचय पत्र किसने कहा है? तो ध्यान दीजिएगा, पालकी वाला ने। जी हां, पालकी वाला ने। किसने? पालकी वाला ने। पालकी वाला नाम है ये। पालकी वाला ने प्रस्तावना को, किसको? प्रस्तावना को और परिचय पत्र, परिचय, और यह शायद पूछा भी गया है यूपीएसआई में। देखिए, तीनों पी से स्टार्ट हो रहा है ना, एग्जाम में याद रखने के लिए ये आपको की पॉइंट हो गया। प्रस्तावना, पालकी वाला और परिचय पत्र। जब मिल बैठेंगे 3 पी तो आप आंसर निकाल देंगे आसानी से। निकाल देंगे कि नहीं? बिल्कुल निकाल देंगे। ये देखिए, आइए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने
के प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अखिल भारतीय सेवाएं, है ना, यह 312 अनुच्छेद में है और ये शक्ति जानते हैं राज्यसभा के पास है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछेगा इनमें से कौन सा राज्यसभा के पास ये शक्ति है, तो भैया ये राज्यसभा के पास शक्ति है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। 312 अनुच्छेद 315 में है संघ लोक सेवा आयोग, जिसको आप यूपीएससी के नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग तैयारी भी करते होंगे। तो यूपीएससी किस अनुच्छेद में है, तो भैया 315 अनुच्छेद में है। ये संघ के लिए है। अगर कभी पूछ दे, जैसे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, यूपी पीसीएस की, तो ये राज्य लोक सेवा आयोग हो जाता है। राज्य लोक, जिसको स्टेट पीसीएस भी आप कह सकते हो, राज्य लोक सेवा आयोग। ये भी पूछे तो ये भी 315 में है, संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग, ऐसा 315 अनुच्छेद कहता है। 347 में बोली से संबंधित है। 347 किससे संबंधित है, बोली भाषा से संबंधित है ना। 333 विधानसभा में जो मनोनयन होता था उससे संबंधित है। ठीक, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है। विधानसभा में जो मनोनीत होता है उससे। आइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक, ये मैं करा चुका हूं कि नहीं, पहला ही क्वेश्चन कराया था, जिसमें दो अनुच्छेद मैं बताया था कि अनुच्छेद 29 और 30 ये दोनों अल्पसंख्यक के लिए है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये अनुच्छेद 29 में बताया था कि इनके वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में है, और 30 में है कि इनको अपने भैया शिक्षण संस्थान, वही पूछ रहा है ना भारतीय संविधान में, देखिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का ये किस में है, 30 में है। अनुच्छेद 10 में क्या है, तो 10 आपकी नागरिकता की गारंटी है, नागरिकता आपकी बनी रहेगी, है ना, नागरिकता का बना रहना, है ना, नागरिकता की गारंटी है भाई, इसमें नागरिकता की गारंटी पूछ देगा कि किसमें है। अनुच्छेद 40 में है, तो ये जानते हैं कि ग्राम पंचायत का गठन, जानते हैं ना जी, जानते हैं। 20 में क्या है भैया, 30 में तो ये मैं बता ही दिया अल्पसंख्यक वाला। 20 में क्या है, 20 में है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, अपराध हेतु दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। तो यहां तक आपका मामला क्लियर है। भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति आप 63 अनुच्छेद से शुरू करते हो पढ़ना, उपराष्ट्रपति 63 के बाद से शुरू करते हो, तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, यही लग रहा होगा ना, क्योंकि 63 के पहले तो भैया राष्ट्रपति मिलेंगे आपको। तो राइट आंसर जो है वो है अनुच्छेद 66, इनके चुनाव से संबंधित है। बाकी 76 में क्या है, तो 76 में है भैया महान्यायवादी, पूछता है बहुत ज्यादा। 76 में क्या पूछता है, तो पूछता है महान्यायवादी, ठीक ना, महान्यायवादी। 60 में क्या है, तो ये शपथ है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाने वाला शपथ है। 50 में क्या है, यह है कार्यपालिका और न्यायपालिका, ध्यान दीजिएगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका पृथक्करण है इसमें, ठीक ना। 50 में, 66 में बता ही दिया। क्लियर हो गया यहां तक? आइए, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया? सीधा प्रश्न पूछेगा कि भाई संविधान सभा का विचार किसके मन में आया था, तो मन M है ना, मन यानी M.N. राय के मन में आया था। वर्ष था 1935। इसके 3 साल बाद यानी 1938 में कांग्रेस ने इसकी पहल की। फिर साल भर बाद 39 में नेहरू जी ने उसको आगे बढ़ाया, और वही आगे जाकर के 1940 में क्या बना, अगस्त प्रस्ताव के रूप में वही आया था, ठीक ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, बाकी आप ये जानिए। आइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण, जब अंतिम भाषण दे रहे थे अंबेडकर जी, तो किस शब्द को शामिल नहीं किया गया है? जब वो दे रहे थे भाषण ना, तो उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता भी, समता भी, नम्यता भी, भाईचारा भी, चारों बोला था, लेकिन कौन संविधान में शामिल नहीं आपको मिलेगा?
तो देखिएगा नम्यता का उल्लेख नहीं मिलता है। किसका? नम्यता का। तो शामिल कौन नहीं है भैया? तो बताएंगे कि नम्यता जो है वह शामिल नहीं, यानी कि सी बिल्कुल राइट। आइए आखिरी सवाल है, किस संविधान संशोधन से प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? आखिरी प्रश्न है। अब आप कमेंट कर सकते हैं, और हाँ आप एक कमेंट और करिएगा कि क्या आपको टॉपिक वाइज चाहिए, अगर चाहिएगा तो बताइएगा, नहीं तो अभी अगर चलना है तो ऐसे ही चलने दीजिए, ठीक ना। तो देखिए संविधान के प्रस्तावना में सीधी सी बात है भाई साहब, सीधी सी बात है, एक बार ही संशोधन हुआ है अभी तक, एक बार, ठीक ना, एक बार ही मात्र संशोधन हुआ है, और वह संशोधन हुआ था 1976 में। 76 में कौन हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, ठीक ना। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें था समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। ये याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पंथ या धर्मनिरपेक्ष दोनों एक ही है। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये समाजवादी और पंथ या धर्मनिरपेक्ष, और एक और जोड़ा गया था अखंडता, ये तीनों जोड़ा गया था। एक बार मात्र संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जाते जाते कि भैया बताइए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है? देखिए बिना चीटिंग किए हुए, क्या किए हुए? बिना चीटिंग किए हुए, बिना देखे आपको बताना है कि भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है। 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। तो चलिए यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।